हाय गाइस, मेरा चैनल का नाम है स्किल 365 और आज हम आपके सामने लूसेंट का पूरा पॉलिटी का सीरीज लेके आए हुए हैं। पूरा पॉलिटी लाइन बाय लाइन मैराथन क्लास जैसे कि सब लोग बोलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा और मस्त मिलेगा। अगर आप इस लूसेंट का सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा और पॉलिटी का कहीं से भी आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा आपके लिए। फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी व्हाइट बोर्ड में ही आपको पढ़ाया जाएगा। और सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, यानी कि भारतीय संविधान का प्रियम्बल। ठीक है, तो भारतीय संविधान का प्रियम्बल में जो हम लोग का मुख्य बातें हैं वो क्या है? तो मुख्य बातें हैं कि इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसको प्रियम्बल को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब संविधान हम लोग का जब बना था तो इसको कानूनी तौर पर, किसको, प्रियम्बल को कानूनी तौर पर नहीं माना गया था, स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, इसको बोला गया था कि हम लोग का संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ केस होता है जिसके माध्यम से बोला जाता है कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल हम लोग का संविधान का ही हिस्सा है। अब जो इसमें शक्तियों का केंद्र बिंदु है कि भारत का प्रियम्बल जो है, हम लोग का संविधान जो है, वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? तो भारत के लोगों से ही प्राप्त करता है। भारत के लोग से ही हम लोग का संविधान या हम लोग का प्रियम्बल को शक्ति मिलता है। उसके बाद देखिए एक बेरुवाड़ी केस हुआ था, बेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960 में। ठीक है, उस समय तक तो आप लोग थे नहीं, हम लोग भी नहीं थे, लेकिन उस समय एक केस हुआ था जिसमें संविधान का अंग को, इस प्रियम्बल को संविधान का अंग नहीं बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस समय बोला गया था कि प्रियम्बल जो है यानी कि प्रस्तावना जो है वो हम लोग का संविधान का अंग नहीं है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस होता है केरल राज्य का 1973 में। इस समय बोला जाता है कि संविधान का अंग है प्रियम्बल, हम लोग का जो प्रियम्बल है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन संभव है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग को कुछ भी बदलाव करना है तो संशोधन के साथ हम लोग इसमें बदलाव कर सकते हैं। और भी एक बहुत ही बड़ा बात लाया था, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार में हम लोग संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम लोग का देश क्या है? तो एक गणराज्य देश है। हम लोग का देश कैसा है? तो एक पंथ धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, हम लोग को एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ये सब चीज़ क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ये सब चीज़ को हम लोग को संविधान में संशोधन करके बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा के तहत आता है। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन, केशवानंद भारती केस में बोल दिया गया था कि इसमें संशोधन संभव है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द हम लोग का जोड़ा गया हम लोग का प्रियम्बल में। वो 3 शब्द क्या था? तो पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता, इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द जो है हम लोग का प्रियम्बल में 1976 42 अमेंडमेंट के साथ इसको तीनों शब्द को जोड़ा गया। पहले क्या था? तो संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द बाद में जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य हम लोग का संविधान है। यहाँ पे जो है हम लोग का प्रियम्बल में 3 प्रकार का न्याय की बात करता है, 3 प्रकार का जस्टिस का बात करता है। पहला जस्टिस जो होता है वो सामाजिक जस्टिस हो गया। ठीक है, सोशल जस्टिस। दूसरा जो हो गया वो हो गया आर्थिक जस्टिस। ठीक है, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। उसके बाद 5 प्रकार का यहाँ पे स्वतंत्रता का बात करता है। 5 प्रकार का हम लोग का प्रियम्बल में स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंसी का बात किया जाता है, फ्रीडम का बात किया जाता है। जैसे कि विचार का आपको स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, आपको विश्वास की स्वतंत्रता है, आपको धर्म का स्वतंत्रता है, आपको धर्म का उपासना का स्वतंत्रता है। इस 5 प्रकार का हम लोग का प्रियम्बल में स्वतंत्रता का बात कहा गया है। और 2 प्रकार का समानता का बात कहा गया है। और 2 प्रकार का समानता, वो पहला समानता क्या हो गया? प्रतिष्ठा के आधार पर। दूसरा जो समानता है वो अवसर के आधार पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी। तो ये 2 प्रकार का समानता का बात हम लोग का प्रियम्बल कहता है। रुक जाओ। ठीक है, और हम लोग का लिखित संविधान का जो अवधारणा है वो किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस देश से लिया गया है। और ये था हम लोग का पूरा प्रियम्बल। अब जैसे जैसे
एक टॉपिक होगा, अब फटाक से वीडियो रोक सकते हैं या तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, और जाके एक एमसीक्यू का बुक आता है लूसेंट का ही, ठीक है। और जैसे कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं, ये लूसेंट है। और ऐसा ही एक ग्रीन कलर का बुक आता है लूसेंट का, जिससे आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है। या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारा एमसीक्यू का वीडियोस अपलोडेड है, आप उसमें जाइए और कोई भी चैनल का एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, देखिए आपका एमसीक्यू बनेगा क्वालिटी पढ़ने के बाद। रोको। तो अगला जो टॉपिक है चौथा नंबर, विदेशी स्रोत। तो भारत देश के संविधान में कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ लिया गया है भारत देश के संविधान में, ठीक है, वही सब का चर्चा अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला जो है यूएसए। यूएसए से कौन कौन सा चीज़ हम लोग का भारत देश में लिया गया है, तो सबसे पहला चीज़ आता है प्रस्तावना, जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, प्रियम्बल। तो हम लोग वहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखवाए थे फ्रांस करके, तो उसमें वो था कि लिखित संविधान फ्रांस से लिया गया, लेकिन यहाँ प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यूएसए से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, भी हम लोग यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन भी हम लोग यहीं से लिए हैं। संविधान की सर्वोच्चता भी हम लोग यूएसए से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हम लोग यूएसए से लिए हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और महाभियोग कैसे होता है, ये भी हम लोग यहीं से लिए हैं। तो हम लोग महाभियोग को पढ़ेंगे, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब आर्टिकल 61 में 61 में महाभियोग का पूरा प्रक्रिया दिया हुआ है, बॉक्स बना के लूसेंट का बुक में ही दिया हुआ है। और भी बहुत सारा लक्ष्मीकांत का बुक आता है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो उपराष्ट्रपति भी हम लोग, उपराष्ट्रपति का पद भी हम लोग यूएसए से ही लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने का जो प्रक्रिया होता है वो भी हम लोग यूएसए से ही लिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा जटिल है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए से लिए हैं। अब ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं उसको देख लेते हैं। तो संसदीय प्रणाली हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, लेकिन भारत का संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन का संसद प्रणाली में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। लेकिन और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल रूल, जो कि यूएसए में चलता है और भारत में ये चीज़ नहीं चलता है। दूसरा जो हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं कॉन्सेप्ट, वो है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में हम लोग को सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रावधान है और सिंगल सिटीजनशिप ही हम लोग को मिलता है, ठीक है। हम लोग भारत के नागरिक हैं, ना ही किसी राज्य के नागरिक हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यूएसए जैसा देश में देखेंगे तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता यानी कि डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। वहाँ के लोग देश के नागरिक तो होते ही हैं, साथ ही साथ अपने राज्यों का भी नागरिक होते हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। विधि का शासन, ठीक है, ये सब भी हम लोग आर्टिकल 14 वही पढ़ेंगे। ये भी कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से ही लिए हैं। तो भारत में कैसा है, द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी कहाँ से लिए हैं, तो ब्रिटेन से ही लिए हैं। संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ रहता है, वो भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। तो 40 दिन के पहले 40 दिन के बाद हम लोग उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती उसको नोटिस पे बुला नहीं सकते हैं, किसी को भी वो हटा सकता है। इस प्रकार का संसद का विशेषाधिकार है, जो कि हम लोग संसद वाले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। परमादेश लेख, तो आर्टिकल 32 जब हम लोग पढ़ेंगे परमादेश, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन होने पे 5 प्रकार का रिट है, जिसको जारी करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हम लोग का ऐसा कोई बाधा या बाध्य नहीं है हम लोग कि सिर्फ हम लोग को हाई कोर्ट जाना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग का मौलिक अधिकार हनन होने पर हम लोग जा सकते हैं। तो परमादेश वाला जो रिट होता है ये भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। आयरलैंड से क्या लिए हैं, तो डीपीएसपी लिए हैं। तो जब हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, ठीक है, डीपीएसपी भाग 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये भी हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, तो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान, ठीक है, इसके आधार पर। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग आयरलैंड से ही लिए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए हैं प्रस्तावना की भाषा कौन सा होगा, ठीक है। समवर्ती सूची हम लोग यहीं से लिए हैं। कंकरेंट लिस्ट, तो हम लोग भी पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, लेकिन अभी सिर्फ जानना यह है कि समवर्ती सूची हम लोग कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य की शक्ति, तो सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हैं। संयुक्त बैठक, तो कोई भी
विधेयक या बिल पे अगर दोनों सदनों का सहमति नहीं होता है तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, जो कि आर्टिकल 108 में है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब हम लोग संसद वाला संसद वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। उसके बाद देखिए ये क्या है, व्यापार वाणिज्य, ठीक है, समागम की स्वतंत्रता भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हैं। जर्मनी से क्या लिए हैं, तो जर्मनी से लिए हैं जब भी इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति को फंडामेंटल राइट, राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी अधिकार मिलता है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग जर्मनी से लिए हैं। और कनाडा से क्या लिए हैं, तो कनाडा से लिए हम लोग संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। तो कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं, संघात्मक व्यवस्था। ये संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, तो संघात्मक व्यवस्था ये होता है कि हम लोग सेंट्रल और स्टेट, केंद्र और राज्य दोनों को कितना शक्ति दे रहे हैं। अब होता है अपशिष्ट शक्तियाँ। तो ये अपशिष्ट शक्तियाँ जो है हम लोग कनाडा से लिए, और ये अपशिष्ट शक्तियाँ क्या होता है कि जो भी कानून हम लोग का यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं होता है उसको अपशिष्ट शक्तियाँ में डाला जाता है। क्योंकि जब हम लोग का यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या संविधान हम लोग का जब निर्माण हो रहा था तब ये कुछ गतिविधि नहीं हो रहा था, जैसे कि क्राइम, ठीक है, ऑनलाइन क्राइम, हैकिंग, ट्रैकिंग, तो ये सब चीज़ उस समय नहीं था। बाद में इसको ऐड किया गया है, और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया है, कनाडा से। अपशिष्ट शक्तियाँ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसुडरी पावर, ठीक है। सेंट्रल स्टेट के संबंध में न्यायिक शक्ति, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट, केंद्र राज्य संबंध में न्यायपालिका का जो शक्ति है उसको, उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग कनाडा से लिए हैं। रसिया से क्या लिए हैं, तो रसिया से फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य को हम लोग रसिया से लिए हैं। उसके बाद देखिए फ्रांस, फ्रांस से हम लोग क्या लिए हैं, तो रिपब्लिक, ठीक है, मतलब गणतंत्र, क्या बोलते हैं इसको यार, ठीक है, रिपब्लिक हम लोग फ्रांस से लिए हैं। उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं, तो अमेंडमेंट प्रोसेस, संशोधन प्रक्रिया हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए हैं। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये भी हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए हैं। अभी फिर हम लोग अब अगला टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आप लोग इसको फट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देसी रियासत का भारत में विलय, ये जो टॉपिक है हम खुद से पढ़ाएंगे क्योंकि लुसेंट में 4-5 लाइन में इसको कंप्लीट किया है तो अच्छा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे। तो देसी रियासत किसको बोला जाता था, तो जहाँ पर राजाओं का शासन था, ठीक है, कब, तो ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में, ठीक है। तो उस समय देश की स्वतंत्रता के समय हम लोग का जो देसी रियासत था वो टोटल संख्या 552 था, जिसको 3 ऑप्शन मिला था कि भारत, या तो आप भारत में विलय हो जाएं, या पाकिस्तान में विलय हो जाएं, या फिर स्वतंत्र रहें। तो 549 देसी रियासत जो है ये भारत में विलय हो गया। इनका जो 3 रियासत है जैसे कि जूनागढ़, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और तीसरा है आपका HYDRA हैदराबाद। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, ठीक है, इसको जो है विलय पत्र में साइन करवा के, और हैदराबाद को जो है ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा, भारत में ये तीनों को भी बाद में मिला लिया गया। और ये विलय में 2 व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वो होता है वल्लभ भाई पटेल जी और VP मेनन, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन के द्वारा इतना का विलय किया गया भारत में, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अब फिर हम लोग लुसेंट में घुस जाएंगे क्योंकि इसमें लुसेंट में 3-4 लाइन में समझ में भी आपको नहीं आता। 7वां नंबर जो टॉपिक है आपका वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इसके अंतर्गत आता है, और ये भाग 1 का हिस्सा है। और आर्टिकल 1 कहता है कि भारत यानी का भारत क्या है, तो राज्यों का संघ होगा। और इस भारत में क्या क्या शामिल होगा, तो भारत में उनके राज्य शामिल होगा, राज्य क्षेत्र शामिल होगा,
और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी भारत में शामिल होगा। और तीसरा जो है अर्जित राज्य क्षेत्र, भविष्य में अगर भारत सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र को अर्जित किया जाता है तो वो भी भारत का संघ में शामिल होगा। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है? तो आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या गठन या उसका स्थापना। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत में जो राज्य मौजूद हैं उनका क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना। ठीक है, साथ ही साथ उस किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन करना। और आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 या 3 में संशोधन अगर होगा तो वो संविधान संशोधन के तहत नहीं होगा, वो सामान्य बहुमत से ही उसका संशोधन होगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है आपका राज्यों का पुनर्गठन। तो अब जो टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन। तो सबसे पहले 1948 में एक धर आयोग बनाया जाता है, और ये धर आयोग किसका अध्यक्षता में बनाया जाता है? तो एस.के. धर नाम का एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड न्यायाधीश है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर एक धर आयोग बनाया जाता है जिसका नाम होता है एस.के. धर। ठीक है, तो ये जो बात बोलता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार करेगा। ठीक है, और प्रशासनिक सुविधा के अकॉर्डिंग राज्यों का पुनर्गठन को ये स्वीकार करता है। इसको बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, देश भर में, पूरा देश में थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो रहा। वहाँ पे हर जगह से यही मांग उठ रहा है कि हम लोग को भाषा के आधार पर सबको बांट दिया जाए राज्यों को। तो फिर से एक कमेटी बैठता है, जेबीपी समिति, जिसका नाम होता है जेबीपी कमेटी, और जिसमें 3 आदमी होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और पताभी सीतारामैया। ये तीनों मिल करके जेबीपी समिति का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आता है? तो जयपुर अधिवेशन एक होता है कांग्रेस का, और इसी से जेबीपी समिति का निर्माण होता है। यहाँ पर भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। और ये कब बना था? तो 1949 में। इसी बीच एक बहुत ही खराब घटना हो जाता है, जैसे कि 58 दिन का भूख हड़ताल करता है रामालू। ठीक है, और उनका मृत्यु हो जाता है 1952 अक्टूबर का महीना में। ठीक है, तो जैसे ही यह मृत्यु हो गया, अब क्या होता है कि मजबूरन एक राज्य को भाषा के आधार पर बनाना पड़ता है, जिसका नाम होता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का निर्माण 1953 में पहला ऐसा राज्य है जो कि लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था, और इसका जो राजधानी है वो है कर्नूल, और भाषा जो चुना गया था इसके लिए वो है तेलुगु भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1953 में। तो ये क्वेश्चन जब आ जाएगा कि सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसको भाषा के आधार पर गठन किया गया, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला जो आपका बनता है वो बनता है फजल अली आयोग। ठीक है, तो ये जो फजल अली आयोग कमेटी जो बैठा हुआ है, इसमें 3 आदमी इसमें भी है, जैसे कि एक है फजल अली खुद, और यही इसका अध्यक्ष भी है। उसके बाद आता है के.एम. पनिक्कर, और तीसरा जो आते हैं वो है एच.एन. कुंजरू जी। ये तीनों मिलकर के फजल अली आयोग का गठन करते हैं। और यहाँ पर जो है बोला जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को यहाँ पे पहली बार स्वीकार किया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है, तो यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि फजल अली आयोग एकमात्र ऐसा आयोग था जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को स्वीकार किया है। लेकिन ये एक बात को डिनाई करते हैं, एक बात को अस्वीकार करते हैं कि एक राज्य एक भाषा का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। मतलब एक राज्य में विभिन्न प्रकार के लोग भी रह सकते हैं, और भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखना है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है 1953 में, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उस पर हस्ताक्षर जो है 1956 में होता है। ठीक है, और जिस समय तक 1956 तक भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आप इसको फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अभी हम तुरंत, मत काटो, रहने दो, अभी हम तुरंत बताएंगे कि बाकी का जो राज्य है कैसे निर्माण हुआ है, थोड़ा शॉर्टकट में। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए तुरंत से। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। तो 1953 तक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो चुका था। ठीक है, और आगे जो राज्य बन रहा है उसको देखिए। तो 1960 में 1966 में क्या बना है? तो महाराष्ट्र और गुजरात।
दूसरा जो बना है वो 1963 में, ये बना है आपका नागालैंड। ठीक है, 1966 में आपका बना है हरियाणा। ठीक है, 1971 1971 में बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 1972 इसमें 3 राज्य का गठन होता है, एक होता है त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद मेघालय और एक होता है मणिपुर। ये 3 राज्य का गठन जो है 1972 में हो गया। 1975 में सिक्किम राज्य का गठन होता है। ठीक है, 1975 में। 1987 में बनता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। गोवा को भी राज्य घोषित इस समय किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 2000 में हम लोग का राज्य झारखंड। ठीक है, उत्तराखंड और एक राज्य बनता है आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद 2014 में एक लेटेस्ट राज्य बना है जिसका नाम होता है तेलंगाना। इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा याद करने के पर्पज से शॉर्टकट में। तो 1960 में आपको याद कर लेना है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन हुआ है। 1963, यहाँ 6 है, यहाँ पे 3 है, 6 और 3। तो यहाँ से आप 3 देखिएगा, 3 और यहाँ से आप इसको 6 बना लीजिएगा। तो 1963 में नागालैंड का गठन हो गया है। 66, तो 66 में यहाँ पे आप 6 बना के हरियाणा को आप ऐसे लिख सकते हैं हरियाणवी भाषा में, और इसको याद कर सकते हैं। 71 हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा 72। तो 72 घंटा 3 मैम मिलकर काम करती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है त्रिमेम। ठीक है, त्रिमेम, 3 मैम, अगर 3 मैम है और एक साथ मिलकर 24 घंटा काम करती है तो 72 घंटा टोटल होता है। त्रि से त्रिपुरा और मे से मेघालय और म से मणिपुर, त्रिमेम। ठीक है, याद हो गया होगा। 75, ये 75 रुपया का सिक्का सब याद रखिएगा। 75 रुपया का सिक्का तो होता नहीं, लेकिन 75 रुपया का सिक्का यहाँ पे होगा, देखिएगा। तो 75 से आता है आपका सिक्किम। और 87, 87। ठीक है, तो एक अरुण नाम का लड़का है जो कि रम पीने के बाद गोवा में जाके किसी को भी उसकी गर्लफ्रेंड का याद सता रहा है। तो 87 से आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम से रम और गोवा से गोवा जा करके आप इसको याद कर सकते हैं। और 2000 में झारखंड जो हम लोग का राज्य है, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। और ऐसा ही 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन होता है। ठीक है, तो आप इसको फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से याद कीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो भारतीय नागरिकता है और इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता को संविधान के भाग 2 में रखा गया है और ये अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में आता है। भारतीय संविधान में हम लोग को जो नागरिकता मिलता है वो सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता मिलता है। और यूएसए जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में ये नागरिकता दोहरी नागरिकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब भारतीय, यहाँ पे एक अधिनियम आया था, नागरिकता अधिनियम 1955। यहाँ पे 5 आधार बताया गया है, 1 2 3 4 5 आधार, BDNRI, इसको याद रखिएगा, BDNRI। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से आप लोगों को नागरिकता प्रदान किया जा सकता था। BDNRI, B फॉर बर्थ, D फॉर डेसेंट और N फॉर नेचुरलाइजेशन, R फॉर रजिस्ट्रेशन और I फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो जन्म के आधार पर भारतीयों को नागरिकता मिल सकता है अगर उसका जन्म 26 जनवरी को या उसके बाद हुआ हो। तो जिसका भी जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते है कि वो राजनायक का पुत्र नहीं होना चाहिए और विदेशी बच्चा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है वंश के आधार पर, डिसेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी को भारतीय नागरिकता प्राप्त करना हो तो 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा व्यक्ति प्लस इसमें क्या होना चाहिए, तो माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिकता होना जरूरी है। उसके बाद तीसरा नंबर है नेचुरलाइजेशन। प्राकृतिक रूप से अगर किसी को भारतीय नागरिक बनना हो तो उसको एक प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ेगा।
उसके बाद उसको कम से कम 5 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, और ये 5 वर्ष जो है आगे चल के 10 वर्ष में बदल जाएगा। चौथा नंबर है रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के माध्यम से अगर किसी को भी भारतीय नागरिक बनना हो तो कम से कम 6 महीना उसे भारत में रहना पड़ेगा, जो अब बढ़ के 5 साल हो चुका है। ठीक है, पहले 6 महीना था। तो वो किसी अन्य देश का नागरिक हो सकता है। अगर भारतीय व्यक्ति से अगर कोई विदेशी महिला या विदेशी पुरुष अगर विवाह करता है तो, या भारत के नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं उसके नाबालिग बच्चे और जो भारत में ही नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी अगर भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पंजीकरण के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, और 5 साल उनको पहले पंजीकरण से पहले 5 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। क्षेत्र समाविष्ट। अगर भारत किसी अन्य देश, अन्य राज्य या अन्य क्षेत्र को अपने में मिलाता है तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा, जिस भी राज्य या क्षेत्र को भारत में मिलाएगा। उसके बाद जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है उसी में संशोधन करके भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया। 1986 में पारित किया गया। इसमें क्या बोला गया, तो केवल वही व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है जिसके माता पिता दोनों भारत का नागरिक हों। अब क्या है, दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए, माता भी और पिता भी, तभी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरा है कि 6 महीना जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, जो भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक बनना चाहता है उसको 6 महीना तक पहले रहना पड़ता था भारत में, अब उसको जो है 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। और 5 वर्ष प्राकृतिक रूप से अगर किसी को भी 22 भाषा का ज्ञान हो, 22 में से किसी भी एक भाषा का ज्ञान हो तो वो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बन सकता है। पहले इसको 5 वर्ष भारत में रहना पड़ता था, अब उसको जो है 10 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, अब है नागरिकता का अंत कैसे होता है। तो नागरिकता का अंत जो है निम्न 3 प्रकार से हो सकता है। भारत का जो नागरिक है वह खुद स्वयं भारतीय नागरिक को त्याग दे दे। दूसरा क्या है, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, तो किसी अन्य देश का भी अगर वो नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा। तीसरा, सरकार द्वारा अगर छीना जाता है उसका नागरिकता, तो अगर वो अवैध रूप से नागरिकता प्राप्त किया है तो सरकार द्वारा कभी भी उसका नागरिकता छीना जा सकता है। ठीक है, रोक दो। तो नागरिकता में ही अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। तो आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ के समय से जो नागरिक है, मतलब 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 6 बोलता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति कैसे नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। आर्टिकल 7 बोलता है कि भारत से पाकिस्तान जाने के बाद फिर पाकिस्तान से अगर भारत कोई व्यक्ति आता है तो वो कैसे भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 8 बोलता है कि भारत के बाहर, अब यहाँ पाकिस्तान का बात नहीं, भारत के बाहर किसी भी देश में अगर वो व्यक्ति रहता है तो कैसे भारत का नागरिक बन सकता है, वो आर्टिकल 8 बताता है। आर्टिकल 9 विदेशी देश के नागरिक विदेशी देश का नागरिकता अगर कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है तो वो उसका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। अब आर्टिकल 10 बोलता है कि नागरिकता का अधिकार, जो भी भारत का नागरिक है उसे जो अधिकार है, जो बना हुआ नया जो बन रहा नागरिक उसको भी सेम अधिकार होगा। और आर्टिकल 10(11) बोलता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित विधि अधिनियम बना सकता है, जैसे कि नागरिकता का ह्रास कैसे होगा या नागरिकता को हम कैसे ग्रहण करेंगे या अर्जित करेंगे, तो संसद को यह अधिकार है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मौलिक अधिकार, जो कि संविधान के भाग 3 में आता है और आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ये जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से लिया गया है। और एक बात बताते हैं, मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 पूछा जाता है। ठीक है, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो कोई भी। इसको भारत का अधिकार पत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का अधिकार पत्र। इसी को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। और ये मैग्ना कार्टा जो है ये फ्रांस का शब्द है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला प्रयोग इसका जो है वो ब्रिटेन में किया गया था। मैग्ना कार्टा शब्द फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया नहीं गया, फ्रांस का शब्द है और इसका पहला प्रयोग ब्रिटेन में किया गया था। इसमें संशोधन संभव है। ठीक है, तो इस पे भी बहुत सारा विवाद था।
अब आपातकाल के समय जब भी नेशनल इमरजेंसी लगे तो भारत में जितना भी मौलिक अधिकार है सब निलंबित हो जाता है, ठीक है, रुक जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद जो है वो निलंबित हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि 20 में क्या है, 21 में क्या है। ये असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, लेकिन वाद्य योग्य है। मतलब कि राज्य इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। तो राज्य इस पे प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे कि आर्टिकल 17 में बोला गया है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप पे दंडित कार्रवाई किया जा सकता है। आर्टिकल 32 और 226, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार का किसी का भी हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकता है अपना याचिका लेकर के। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये दो आर्टिकल के तहत हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि हम लोग आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग को हाई कोर्ट में जाना है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे 44 अमेंडमेंट 1978, तो मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करता था, अभी हम लोग देखिए 6 लिखे हैं, तो पहले 7 हुआ करता था। एक होता था आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, और यही संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 का 1 का F में, ठीक है। और ये संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको हटा करके कहाँ रख दिया गया है, तो 300A में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, लीगल राइट। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब ये कानूनी अधिकार है। और इसको कब हटाया गया है, इसको याद रखना है, ठीक है, ये राइट टू प्रॉपर्टी को। अब हम लोग देख लेते हैं, पहले 7 प्रकार का मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब मात्र 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, और जो कि बहुत है। तो पहले जो अधिकार है वो है समता का अधिकार, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के बीच में आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। उसके बाद है धार्मिक अधिकार, ये धार्मिक अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक में आता है। पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29-30 में आ जाएगा। और एक है संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32। ये संवैधानिक उपचार, इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, और ये जो है आर्टिकल 32 के तहत ही हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अगर हम लोग को मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो इसमें 5 रीट के बारे में चर्चा किया गया है, इसको भी हम लोग तुरंत देखेंगे। इसको आप फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल, उसको हम लोग देख लेते हैं फटाक से। आर्टिकल 12 बोलता है राज्यों की परिभाषा, ठीक है। आर्टिकल 13 बोलता है कि फंडामेंटल जो राइट है वो कैसे लागू किया जाएगा। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण। तो यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 बोलता है कि जाति, धर्म, रंग, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 बोलता है कि लोक नियोजन में समानता, तो लोक नियोजन के क्षेत्र में भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति वाति के आधार पर, ठीक है। आर्टिकल 17 बोल रहा है अप्रियता का अंत, मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत करना है, छुआछूत नहीं करना है। आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत, ठीक है, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल। क्या बोला जाता है, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। तो इसमें जो है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के बिना अनुमति के विदेशी से उपाधि धारण नहीं कर सकता है। उसके साथ क्या बोला जाता है, भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सेना से मिलने वाला परम चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये सब उपाधियों के श्रेणी में नहीं, ये सब आर्टिकल 18 के तहत एक पुरस्कार माना गया है। तो आर्टिकल 19 का 1 का ए से लेके ई तक, तो आर्टिकल 19 का 1 का ए में यह है ए, जहाँ पे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बात किया जाता है। और यह है बी, बिना हथियार लिए शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार देता है। यह है सी, 19
1 का सी, ये क्या है कि संघ बनाने का अधिकार है। और 19 का 1 का डी, मतलब भारत के कहीं पर भी आवागमन का अधिकार आपको मिलता है। ये है ई, 19 का 1 का ई, कि भारत में कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं, कोई भी व्यापार मतलब गलत काम नहीं। ये राइट टू प्रेस, ये नोट करके है, राइट टू प्रेस जो है आर्टिकल 19 का 1 का ए में आता है, इसको आप लिख लीजिएगा। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के संबंध में क्या बताया गया है। तो पहला चीज बताया गया है कि एक अपराध के लिए आदमी को एक ही बार सजा मिलेगा। पहला चीज क्या है, एक अपराध के लिए एक सजा। दूसरा क्या है, तो अपराध करते समय जो दंड है वही मिलेगा। अपराध के पहले अगर मान लीजिए कि आप आज अपराध किए हैं और आज उस अपराध के लिए 5 साल सजा है, तो आपको 5 साल मिलेगा। और अगर 4 साल पहले अगर उस अपराध के लिए 3 साल सजा हो, तो आपको 3 साल नहीं, आज के लिए आज के हिसाब से जो अपराध का दंड बनता है वही मिलेगा आपको। ठीक है। तीसरा क्या है, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने का अधिकार मिलता है आर्टिकल 20 के तहत। आर्टिकल 21 बोलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 22 बोलता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। तो कुछ दशाओं में अगर कोई व्यक्ति हिरासत पे लिया जाता है या मनमाने ढंग से हिरासत पे लिया जाता है, तो उसका क्या अधिकार है। तो सबसे पहला तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा क्या है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो भी उसका नज़दीकी न्यायालय होगा उसमें। जिसमें क्या है कि आने जाने का जो गाड़ी में जो भी गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है, उसको आने ले जाने में जो समय लगता है इसमें काउंट नहीं होगा। तीसरा क्या है, तो वो अपना पसंदीदा वकील भी कर सकता है। तो इसी आर्टिकल 22 में ही क्या है, एक निवारक निरोध का भी कॉन्सेप्ट लागू होता है, जिसमें बोला जाता है कि बिना अपराध किए भी व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा सकता है। बिना अपराध किए भी व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि अपराध होने से पहले भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में मात्र 3 महीना के लिए ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और 3 महीना से ज़्यादा समय के लिए आपको गिरफ्तार किसी को करना हो, तो क्या होगा, एक बैठक होगा एक बोर्ड का, उसके बाद आप 3 महीना से ज़्यादा का समय बनाइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आर्टिकल 20 और 21 यही 2 आर्टिकल है जो कि आपातकाल के समय में निलंबित नहीं होता, बाकी सब आर्टिकल निलंबित हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मौलिक अधिकार में ही आगे आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के व्यापार एवं बलात्सर्म के प्रतिषेध। तो मानव का शरीर का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है और न ही बच्चा का खरीद बिक्री किया जा सकता है। तो ये जो है महिला और बच्चा दोनों के लिए है। ठीक है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 24 बोलता है कि बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। तो ये सिर्फ बच्चा के लिए है। ठीक है, इसमें महिला और बच्चा दोनों के लिए है, लेकिन आर्टिकल 24 जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चा के लिए है, जिसका भी उम्र 6 से 14 वर्ष तक हो। ठीक है, उसको खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 25 कहता है धर्म के अंतःकरण एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। तो कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, और राज्य का कोई भी धर्म अपना नहीं होता है, धर्म विशेष राज्य नहीं है। तो और कोई भी अपना धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे कर सकता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, प्रतिबंध नहीं प्रबंध। ठीक है, तो कोई भी धार्मिक कार्यों के लिए अपना मैनेजमेंट या प्रबंध कर सकता है। आर्टिकल 27 राज्य धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी राज्य आपको धार्मिक टैक्सेस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 28 बोलता है किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और वो शिक्षा संस्थान अगर राज्य पोषित हो, अगर राज्य पोषित जितना भी शिक्षा संस्थान है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 29 कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हितों की रक्षा। ठीक है, और भारतीय संविधान में अभी 6 अल्पसंख्यक समुदाय है। ये कौन है, मुस्लिम, ठीक है, पारसी, ईसाई, सिख, ठीक है, उसके बाद है बौद्ध और जैन। आर्टिकल 30 बोलता है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना। किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना। तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार
के बारे में बताया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या है कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में कोई भी कोर्ट में जाए, यहाँ जाए तो आर्टिकल 32 के तहत और यहाँ जाए तो आर्टिकल 226 के तहत। तो यहाँ पे सिर्फ इसका बात कर रहा है। इसमें 5 रिट जारी किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 32 में 5 रिट का वर्णन है। 5 रिट के तहत ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे रिट लेकर के। तो पहला जो है ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबस कॉर्पस। ठीक है, ये जो है सबसे पहला बात इसमें याद रखना है कि ये बंदी बनाए हुए व्यक्ति, ठीक है, जो बंदी बनाया गया है उसी व्यक्ति के आदेश पर, ठीक है, आदेश पर ये जारी होगा। ठीक है, और उसको न्यायालय में एकदम सशरीर उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा न्यायालय में। दूसरा क्या है, परमादेश, इंग्लिश में मेंडामस। तो मेंडामस ये बोलता है कि कोई भी अधिकारी जब अपना कर्तव्य का पालन ना करे तब हम लोग ये परमादेश या मेंडामस हम लोग जारी करते हैं। तीसरा क्या है, प्रतिषेध लेख। ठीक है, प्रोहिबिशन। तो ये प्रोहिबिशन क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है निम्न न्यायालय को ये अधिकार देता है। ठीक है, जब निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम करे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में ला सकता है। ठीक है, चौथा क्या है, उत्प्रेषण, मतलब कि कैंटेनरी, मतलब कि वरिष्ठ न्यायाधीश में भेजें। इसका मतलब होता है कि अगर निम्न न्यायालय में कागजात या कोई भी केस बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको आप वरिष्ठ न्यायालय अपने ऊपर से न्यायालय में भेजें काम करने के लिए। पांचवा है अधिकार प्रेक्षा लेख। ठीक है, क्यों वरांटो। इसमें बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब ऐसा कार्य करने लगे जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तब उसे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। अब जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगला टॉपिक है। ठीक है, तो ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगर फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग न्यायालय में उसको लागू करवाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी का हनन होता है तो हम लोग न्यायालय में जाके उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, हम लोग न्यायालय में जाके उसको लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट, इसमें डीपीएसपी को अनुदेश पत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1950 के बाद इसी का नाम बदल करके डीपीएसपी रख दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। दूसरा क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये दोनों उद्देश्य डीपीएसपी का ही है। अब हम लोग इसका जो 36 से 51 तक जो इसका आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 36 बोलता है कि राज्य की परिभाषा, और ये राज्य की परिभाषा वही होगा जो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट में था। आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी को कैसे लागू किया जाएगा। आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का चर्चा। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय डीपीएसपी में कहाँ पे है, तो आर्टिकल 38 में है। आर्टिकल 39 में क्या है, तो आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत। तो कैसे हम लोग आर्थिक न्याय को प्राप्त करेंगे, कोई भी भारत में रहने वाले कोई भी समुदाय के लोग कैसे अपने आर्थिक न्याय को प्राप्त करेगा, उसका उल्लेख आर्टिकल 39 में किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 39 का क्लॉज ए में बताया गया है कि पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को जीविका प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो पुरुष हो, मेल हो, फीमेल हो, सभी को जीविका प्राप्त करने का अधिकार जो है ये किस में दिया गया, आर्टिकल 39 का ए में दिया गया है। अब आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 40 बोलता है ग्राम पंचायत की स्थापना, और ये जो ग्राम पंचायत की स्थापना है ये गांधीवादी सिद्धांत पे लागू होता है।
तो यहाँ पे 3 प्रकार का सिद्धांत लागू होता है, एक गांधीवादी, एक समाजवादी, एक गांधीवादी, एक उदारवादी, एक समाजवादी। 3 प्रकार का सिद्धांत यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में लागू होता है। आर्टिकल 41 में क्या बोलता है, कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार। तो आर्टिकल 41 बोलता है कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार। इसके बाद अभी हम लोग इसको मिटा के तुरंत देखेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिकल 42 में हम लोग है कार्य का न्याय संगत को देखना। तो आर्टिकल 41 में बोल रहा था कि कुछ दशाओं में कार्य करने का अधिकार। तो आर्टिकल 42 बोलता है कि जहाँ पे भी आप काम कीजिएगा उसके न्याय संगत को देखिएगा कितना वैलिड है। आर्टिकल 43 बोलता है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ठीक है। आर्टिकल 44 ये बोलता है एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल 44 बोलता है एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 बोलता है शिक्षा का अधिकार, ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये लूसेंट का जो बुक है उसमें ये आर्टिकल मिसिंग है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 45 क्या बोलता है, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष का बालकों का शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 46 बोलता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 47 बोलता है पोषाहार स्तर को बढ़ाना। 48 क्या बोल रहा है, कृषि और पशुपालन को बढ़ाना। 49 का ए बोलता है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो हम लोग को अपना पर्यावरण को रक्षा करना है, संरक्षण बचा के रखना है। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्र महत्व के स्मारकों की संरक्षण, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, ठीक है, ये सब राष्ट्र स्मारक है, ठीक है। इंडिया गेट है, इस सब को हम लोग को संरक्षण करना। आर्टिकल 50 बोलता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और आर्टिकल लास्ट है 51 ये बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डीपीएसपी भी समाप्त होता है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या मूलभूत अंतर है, डिफरेंस है वो।